अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौसम फखर में खुशामदीद है जनाब। नुक्ता नंबर 9, 13 सत्र का पैराग्राफ और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट। और सिर्फ इस 3 सत्र के, जिस तरह मैंने आपसे आगाज किया है, इस 3 सत्र ने पूरे के पूरे सिस्टम को ना सिर्फ नंगा कर दिया है, बेनकाब कर दिया है, बल्कि इन 3 सत्र में छुपी हुई एक खबर ने जो है, मैं अगर ये कहूँ कि सारे के सारे जो चीज़ें हैं उसको जमा करके एक टोकरी में डाल दिया है। और अब ये सवाल पैदा हो गया कि जनाब ये जो गंद इस टोकरी में आया है इसकी सफाई कौन करेगा और कैसे। और आप इस सारी सिचुएशन में ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान है और प्रोजेक्ट इमरान खान को तवाना और ताकतवर बनाने के लिए इस सिस्टम में मौजूद जो किरदार थे और उन किरदारों का जो रोल था और उस रोल को जिस तरीके से अपनी तयशुदा बाउंड्री से आगे बढ़कर अदा किया गया, ये भी इस सिस्टम के ऊपर ही और इस सिस्टम के मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ के अलावा कुछ नहीं है। आप यकीनी तौर पर ये जानना चाहेंगे कि जनाब ये नुक्ता नंबर 9 क्या था। आप ये यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ये जो 13 सत्र का पैराग्राफ है ये क्या है। और ये अचानक मुझको ये जजेस के ओथ और उनके लिए जो तश्कील पाने वाला कोड ऑफ कंडक्ट है उसके आर्टिकल 4 का निशानदही करने की क्या ज़रूरत पेश आई, क्योंकि ये तो 3 सवाल हैं, इनके जवाब के अंदर ही एक पूरी की पूरी खबर छुपी है, एक पूरे का पूरा सिनेरियो है। और वो तमाम किरदार जो इस प्रोजेक्ट इमरान खान के अंदर मौजूद थे वो इन 3 सवालों के ज़रिए ना सिर्फ बेनकाब होंगे बल्कि सारे का सारा गंद भी एक टोकरी के अंदर आ जाएगा। और जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक़्त जो ये जो इन सवालों के जो किरदार हैं वो तमाम के तमाम आपके सामने आ रहे होंगे, क्योंकि मामला होगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जहां पर इमरान खान साहब की तरफ से दायर की जाने वाली आर्टिकल 245 के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत हो रही होगी। और इस दरख्वास्त की समाअत के लिए जो 5 रुकनी बेंच है वो जनाब कमरा अदालत कोर्ट रूम नंबर 1 में मौजूद होगा। और वो जब इस दरख्वास्त की समाअत कर रहे होंगे और इमरान खान साहब की तरफ से जो इस दरख्वास्त के अंदर नकात उठाए जा रहे होंगे, जब वो उसको पढ़ते हुए नुक्ता नंबर 9 पर आएंगे और तो फिर नुक्ता नंबर 9 पर रुकने के बाद और नुक्ता नंबर 9 जो 13 सत्र के एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल है उसको पढ़ने के बाद यकीनी तौर पर उनके जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि जनाब भैन साडी नूं पै गए हो। यानी वो एक शेर है, इस हवाले से बड़ा मेरा ख्याल है कि वो इनके लिए हस्बे हाल होगा कि मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम, मेरे हाथों के तराशे हुए पत्थर के सनम आज बुत खानों में भगवान बने बैठे हैं। और इमरान खान साहब इसी बुत खाने के भगवान के सामने, यानी वो जो आईनी भगवान है उसके सामने पेश होंगे और पेश होते हुए वो इस बात का बरमला एतराफ़ करेंगे कि जनाब प्रोजेक्ट इमरान खान को कामयाब बनाने के लिए, नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर निकालने के लिए इस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त की जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के उन तमाम जजेस को मिलाकर एक ड्रामे को स्टेज किया था और उस ड्रामे के एक किरदार इसी बेंच के अंदर मौजूद होंगे तो मज़ा नहीं आ जाएगा, स्वाद नहीं आ जाएगा। क्योंकि इस 5 रुकनी बेंच ने जिस तरीके से 2016 के अंदर नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से पनामा केस के अंदर बाहर रखने का फ़ैसला किया था और उसके फ़ैसले के ऊपर जनाब इमरान खान साहब जब वो वज़ीर आज़म थे तो साकिब निसार साहब को यूँ अपने साथ बिठाकर जिस तरीके से वो खराज तहसीन पेश करते थे वो भी अपनी मिसाल आप है। क्योंकि उस वक़्त साकिब निसार को अपने साथ बिठाकर इमरान खान साहब ये बात कहा करते थे कि जनाब आपने ये जो हकीकी तब्दीली है इसके सफ़र का आगाज़ किया है पनामा केस के अंदर नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से बाहर निकाल कर, और नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर निकालने के लिए जिस तरीके से ब्लैक लॉ डिक्शनरी का इस्तेमाल किया गया था और बेटे से ली जाने वाली तनख्वाह जो अकाउंट से विड्रॉ भी नहीं की गई थी उसको अनडिक्लेयर्ड एसेट करार देकर नवाज शरीफ साहब को कॉन्विक्ट किया गया था, वो अपनी मिसाल आप है। और इमरान खान ने इसी नुक्ता नंबर 9 में इस एक सवाल को उठाया है और उसके लिए उन्होंने मरियम नवाज़ को तख्ता मश्क बनाया है और उन्होंने इसी नुक्ता नंबर 9 में इस मामले को इस तरीके से उजागर किया है, ये कहते हुए इस नुक्ता नंबर 9 में कि जनाब नवाज शरीफ को उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने पनामा केस में इक़्तिदार से बाहर निकाला। ये इतराफ़ है
इन रिटर्न एतराफ़ है नुक्ता नंबर 9 के अंदर इमरान खान साहब की तरफ से। और इसी नुक्ता नंबर 9 में वो आगे चलकर इस बात का इजहार करते हैं कि जिस तरीके से नवाज शरीफ को निकाला गया इस्टेब्लिशमेंट की मदद से, इसी तरीके से मरियम नवाज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को मौजूदा हालात में ये जो इस वक्त के रिल्म ऑफ अफेयर्स हैं उससे बाहर निकालने के लिए फौज की मदद ले रही है। तो इसके अंदर उन्होंने बिटवीन द लाइंस इस बात का इतराफ़ कर लिया, बल्कि बिटवीन द लाइन नहीं, ओपनली उन्होंने इतराफ़ कर लिया कि नवाज शरीफ को इक़्तिदार से उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जिसको हेड कर रहे थे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब, और उस वक्त के जो डर्टी हैरी थे, क्योंकि अब अगर डर्टी हैरी इमरान खान साहब किसी को करार देते हैं तो उस वक्त भी तो एक डर्टी हैरी मौजूद था जो बाद में इमरान खान साहब के की नज़रों का नूर बन गया, नूर नज़र बन गया, उम्मीदों का मरकज़ बन गया। और उसने भी हर एक एक्सटेंड पर जाकर जनाब इमरान खान साहब की जो अहकामात हैं, चाहे वो आइनी दायरे की हदूद में थे या आइन से बाहर थे, उसको बजा लाने के लिए जो तमाम तर जो किरदार था वो अदा किया। तो फिर यकीनी तौर पर जो इमरान खान साहब हैं वो उनके फैज़ याब तो होंगे ही। और मेरा इशारा है जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ, और जनरल फैज़ हमीद साहब ने इमरान खान साहब के लिए जो किरदार अदा किया वो भी यकीनी तौर पर तारीख़ में इमरान खान साहब के लिए स्याह तरीन हरूफ में लिखा जाएगा और इससे इनकार मुमकिन नहीं। और जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की लिखी जाने वाली पिटीशन जिसको हामिद खान साहब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने प्लीड कर रहे हैं उसके नुक्ता नंबर 9 पर पहुंचेंगे तो वो क्या कहते हैं, शर्म तो आएगी थोड़ी सी अगर मौजूद होगी तो इस 5 रुकनी बेंच के कम से कम एक जज को तो आनी ही चाहिए। कम से कम एक जज को इस बात का एहसास तो होना चाहिए कि जनाब उस बेंच में मौजूदगी ने जहां पर बहुत सारे हीरों को आइडेंटिफाई किया था एक व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए, तो उन्हीं हीरो ने जिस तरीके से आज्ञा का पालन किया था तो उस पर थोड़ा सा तो उनको एहसास होना चाहिए, लेकिन होगा नहीं क्योंकि इस वक्त भी वो उस सिस्टम से फैज़याब होने जा रहे हैं। वो जज साहब जो इस बेंच में मौजूद हैं उन्होंने फ्यूचर के अंदर यानी जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के बाद उन्होंने इसी सिस्टम में रहते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर बैठना है। और शायद यही वजह है कि मौजूदा चीफ जस्टिस जो हैं वो ये जो हम ख्याल बेंच है उसके अंदर जो जज साहिबान हैं उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा कराई जाने वाली या दायर की जाने वाली शिकायत को सुनने के लिए रवादार नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो शिकायत हैं उन्हें जब उन शिकायत का जवाब तलाश करना पड़ेगा तो वो पीछे चलते 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 आखिरकार उनको पनामा पे आके रुकना पड़ेगा। और जब वो पनामा के पास जाके रुकेंगे तो उसके नतीजे में उनको बहुत सारी चीज़ों का जायज़ा लेना होगा। और ख़ास तौर पर जब वो इमरान खान साहब की तरफ से दायर की जाने वाली रिट पिटीशन के उस नुक्ते पर पहुंचेंगे जहां पर उन्हें ये जो ऑडियो लीक्स हैं जिनकी तहकीकात जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब कर रहे हैं हुकूमत की तरफ से बनाए जाने वाले जुडिशल कमीशन में, और वहाँ पर एक ऑडियो का जिक्र आएगा जो एक अदालती शख्सियत बल्कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी उमर अता बंदयाल साहब की सास मोहतरमा माजुबीन नून साहिबा के नुक्ते पर आएगी। तो उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब क्या कहेंगे, वो उस पर क्या राय देंगे, क्योंकि जो हल्फनामा लिया हुआ है जो हल्फ दिया हुआ है उमर अता बंदयाल साहब समेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम मोहतरम जज साहिबान ने, जो हल्फनामा आपकी स्क्रीन पर भी डिस्प्ले हो रहा है और उसका हाईलाइटेड नुक्ता इस बात का जिक्र कर रहा है कि दैट आई विल अबाइड बाय द कोड ऑफ कॉन्डक्ट इशू बाय द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, कि जनाब मैं बतौर जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट की पैरवी करूंगा, उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर अमल दरामद करूंगा जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से जारी किया गया है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है जनाब कि वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट है क्या। तो अगर हमने उस कोड ऑफ कॉन्डक्ट को देखना है जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जारी किया था 2009 में 2 सितंबर, तो इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट के जब हम आर्टिकल नंबर 4 पर पहुंचते हैं जो हाईलाइटेड है और इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, तो वो ये बड़े वाज़े अंदाज में ये बात करता है, अ जज मस्ट डिक्लाइन रेजोल्यूटली टू एक्ट इन अ केस इन्वॉल्विंग हिज ओन इंटरेस्ट,
यानी कोई भी जज जब उसके सामने कोई एक ऐसा मामला समाअत के लिए पेश किया जाएगा जहां पर उसके ज़ाती मफादात मुंसलिक होंगे, तो वो क्या करेगा, वो ये केस सुनने से इनकार कर देगा, और इंक्लूडिंग दोज ऑफ पर्सन्स whom he regards and treats as near relatives or close friends, और इसके अंदर वो तमाम लोग भी शामिल होंगे जो उसके करीबी दोस्त या रिश्तेदार होंगे। और माजमी नून साहिबा से ज़्यादा करीबी रिश्तेदार कौन होगा, क्योंकि वो उनकी अहलिया मुहतरमा की वालदा हैं। और इसी ऑडियो लीक के अंदर इस ऑडियो लीक के बाद वाली एक ऑडियो लीक जो साकिब निसार साहब की है, इन्हीं जो राफिया तारिक साहिबा के खामद यानी ख्वाजा तारिक रहीम साहब के साथ, तो उस ऑडियो लीक के अंदर ख्वाजा तारिक रहीम साहब इस बात का बरमला एतराफ़ कर रहे हैं कि उनके ख़ानदान के, तारिक रहीम साहब के ख़ानदान के साथ 70 साल से ज़्यादा अरसे के ताल्लुकात हैं। लिहाजा यहाँ पर भी वही मामला आ जाता है ताल्लुकात का, और इस ताल्लुकात के तहत जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो चीज़ों को, जिन पैरामीटर्स को तय कर दिया है, और उन पैरामीटर्स के तहत हल्फ भी इस बात पर पाबंद करता है कि ऐसे किसी मामले को समाअत के लिए ऐसे किसी जज के सामने पेश नहीं किया जाएगा जहां पर उसके ज़ाती मफादात जुड़े हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है जनाब कि जनाब उमर अताब मंदयाल साहब आखिरकार किस तरीके से अपने हल्फ में के पाबंद होने के बावजूद अपनी सास से मुतल्लका मामले को समाअत के लिए मंजूर कर सकते हैं, और ना सिर्फ मंजूर कर सकते हैं बल्कि उसको अपने ही बेंच के सामने लगा सकते हैं। तो ये बड़ा हैरान कुन वाक़या है। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि ये पाकिस्तान की तारीख का पहला वाक़या है, क्योंकि जिस जुडिशल एक्टिविज़म का हमने माजी में मुज़ाहरा देखा है, उसी जुडिशल एक्टिविज़म के अंदर हमने ये भी देखा था कि सगा बाप अपने सगी औलाद का केस भी सुन रहा है। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपनी ही अदालत के अंदर अपने ही साहबजादे का केस सुना था, और वो केस भी मलिक रियाज साहब से तमंटू वसूल करने का था, पैसे वसूल करने का था, सैरें करने का था, शॉपिंग करने का था। और बाद में जब यही नकात उनके सामने उठाए गए तो बड़े जिसे हम कह सकते हैं भारी दिल के साथ इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस मामले को जो है एक और बेंच के अंदर रेफर कर दिया, ऑल्दो कि वो बेंच भी इफ्तिखार चौधरी साहब के हम ख्यालों का था। और ये हम ख्याली का जो वायरस अदालत में यानी सुप्रीम कोर्ट में आया है, और इसके मूजिद भी मेरी नज़र के अंदर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ही हैं। अलबत्ता सवाल ये है कि इस कोड ऑफ कॉन्डक्ट की मौजूदगी में, इस हल्फ की मौजूदगी में ये किस तरीके से मुमकिन है, और अगर ये हो ही गया है, इस बात का एतराफ़ हो गया है कि चाहे वो साकिब निसार हों, चाहे वो आसिफ सईद खोसा हों, चाहे वो जस्टिस गुलजार हों, चाहे वो एजाज अफजल साहब हों, या एजाजुल एहसन साहब हों, या शेख अजमत सईद साहब हों, इन तमाम ने उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट से इन्फ्लुएंस होकर इस केस का फैसला किया, जिसका इजहार इसी पिटीशन के शिक नंबर 9 में हो रहा है। तो फिर तो जनाब इस सारे सवालों का जायज़ा लेना होगा, इसी बेंच को लेना होगा, इसी 5 रुकनी बेंच को लेना होगा, अदरवाइज इसका फैसला तो फिर कहीं और होगा। और अगर ये जो सफाई मुहिम का आगाज़ इस वक्त पॉलिटिकल फ्रंट पे जारी है, वो तमाम लोग जिनको हाँक कर इमरान खान साहब के रेवड़ के अंदर शामिल किया गया था, अगर सीटी बजने पर वो तमाम लोग भाग के वापस जा रहे हैं, बल्कि कानों को हाथ लगाकर सियासत से तौबा कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि सफाई का ये अमल ना सिर्फ ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पर होगा, बल्कि ख़ुद अपने इदारे में होगा। और अगर इन 2 जगहों पर ये सफाई के अमल का आगाज़ हो गया है, तो फिर यकीनी तौर पर इस सफाई के अमल ने इसी इदारे में होना है जिसके सामने ये वाला केस इस वक्त लगा हुआ है। और इसका मतलब ये है कि ये जो छुट्टियां आ रही हैं गर्मियों की, ये छुट्टियां बहुत सारों की नींदें उड़ाने वाली है, और वो छुट्टियों से पहले ही इस बात का इम्कान भी पाया जाता है कि इस केस में मौजूद कुछ और किरदारों की भी पक्की छुट्टी होने जा रही है बहुत जल्द। और अगर ऐसा है तो फिर बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारे मामलात
اور کھل کے ہمارے سامنے آئیں گے، اور جب وہ ہمارے سامنے کھل کے آئیں گے تو پھر ہم وہ کہتے ہیں نا کہ دانتوں تلے انگلیاں داب لیں گے، تو اس کے امکانات بہت ہی زیادہ پائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ دیر کا، کچھ دنوں کا، کچھ گھنٹوں کا انتظار یقینی طور پر کرنا ہوگا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔